जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 12 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 27 दिसंबर 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक है वो आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जब एल्कोहल, अब एल्कोहल आप जानते हैं C2H5OH होता है भी एल्कोहल, ठीक है। और इसका जब ऑक्सीकरण किया जाता है, एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका यानी उत्प्रेरक के रूप में दो चीजों का उपयोग किया जाता है। एक तो यहां पे अम्ल के रूप में यूज किया जाता है और एक क्षार के रूप में। तो क्षारीय होता है वो तो होता है आपका एम, तो ये बन जाएगा आपके पास में KMnO4 जिसे अपन बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये तो होता है क्षारीय, ये तो आपका क्या है क्षारीय है। एक अम्लीय होता है, अम्लीय जो होता है K2Cr2O7। ये क्या होता है ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। और ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि क्षारीय होता है, उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और ये आपका बनता है CH3COOH एसिटिक एसिड बनता है, जिसे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ठीक है। तो किसका यूज किया जाता है ऑक्सीकरण में, तो ऑक्सीकरण में क्षारीय के रूप में तो KMnO4 का यूज करते हैं जिसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और अम्लीय के रूप में किसका यूज किया जाता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। तो यहां पे आपके पास में ऑप्शन ए किया कौन सा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीकरण के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है भी उसके पास में ऑक्सीजन, जैसे ये मान लो भी हमारे पास में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को हमने जब ऑक्सीकृत करेंगे ना तो ये जल बन जाएगा। ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीजन देना, यानी ऑक्सीजन जोड़ना साथ में। ये एक प्रकार से सीधी सरल भाषा में ये समझ लो भी यहां पे आपके पास में क्या था, भी यहां पे आपके पास में एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए CH3COOH यानी डबल, यानी यहां पे ऑक्सीजन आपके पास में 2 है और यहां पे ऑक्सीजन एक ही है। तो कहने का मतलब क्या है भी ऑक्सीकृत हुआ है यानी ऑक्सीजन दी है। हाइड्रोजन को जब अपन ऑक्सीकृत करते हैं तो वो जल बनता है भी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है भी पुरुषों में यदि कौशल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकता है। अब पुरुषों के अंदर क्या होता है, पुरुषों के अंदर है वो शुक्र वाहिनी को जब काट दिया जाता है ना तो वहां पे शुक्राणुओं का जो स्थानांतरण है ना वो एक प्रकार से रुक जाता है भी, ठीक है। तो शुक्राशय को, सेमिनल वेसल्स को नहीं, शुक्रवाहक को, वेस डिफरेंस को,
वेस्ट डिफरेंस यानी, या फिर इसे शुक्रवाहिनी भी बोल सकते हैं, शुक्रवाहक वेस्ट डिफरेंस को जब कट कर दिया जाता है तो शुक्राणुओं को रोका जाता है। डिंब वाहिनी नली को जब कट किया जाता है तो ये आपका मादा के अंदर होता है भी, मादा के अंदर है वो डिंब वाहिनी नली को कट कर दिया जाता है तो अंडाणु है वो कहां पे नहीं पहुंच पाएगा भाई, गर्भाशय के अंदर नहीं पहुंच पाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये डिंब वाहिनी नली के अंदर है वो कट लगाया जाता है, वो मादा के अंदर लगाया जाता है, और शुक्रवाहक या वेस्ट डिफरेंस या फिर शुक्रवाहिनी में जो चीरा लगाया जाता है वो आपका पुरुष के अंदर लगाया जाता है, पुरुष के अंदर होता है ये, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसे ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी यानी फेलोपियन ट्यूब, इसे तो मादा के अंदर तो ये बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष के अंदर इसे वेसेक्टोमी बोलते हैं शल्य क्रिया को। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। बहुत बार मैंने आपको बताया है, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का राइबोसोम होता है और खुद का ही डीएनए होता है। दूसरा यहां पे होता है एक लवक होता है, लवक है वो ओनली फॉर प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर, ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का ही राइबोसोम होता है। और राइबोसोम इन दोनों में कितने प्रकार के, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो इसमें 70-80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यानी राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 80-80 प्रकार का और एक 70-80 प्रकार का। तो 80-80 प्रकार का जो राइबोसोम है ना वो आपका केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद में गोल्जी काय को आप जानते हैं, गोल्जी ऑपरेटर जो कि लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटर, गोल्जी काय और अंतःपर्दवी जालिका दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं भी। और वैसे गोल्जी काय है वो यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, और ये एक प्रकार से पैकेजिंग का भी कार्य करता है भी। गोल्जी काय है वो पैकेजिंग का भी कार्य करता है और यातायात प्रबंधक के रूप में इसे जाना जाता है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी भी। लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है भी, इसे सुसाइड बैग बोला जाता है, और ये इसके अंदर है वो बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर है वो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं भी, जिससे जैसे ही लाइसोसोम है वो कई बार शरीर के अंदर गड़बड़ी के कारण है वो लाइसोसोम खुद फट जाता है भी, और खुद फटने के बाद में इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि खुद की कोशिकाओं का क्या कर देते हैं, ये भक्षण कर देते हैं। वैसे लाइसोसोम का जो कार्य है वो जैसे कोई ये मान सकते हैं भी डेड सेल है, डेड सेल का भक्षण कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा भी। डेड सेल का भक्षण करना है, जो भी एक प्रकार से अपशिष्ट होता है कोशिका के अंदर उसका जो भक्षण करता है वो लाइसोसोम ही करता है भी। अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होती है भी, एक तो होता है SER और एक होता है RER। अब SER और RER ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अंतःपर्दवी जालिका की खोज है वो पोर्टर ने की थी भी, अंतःपर्दवी जालिका की खोज पोर्टर वैज्ञानिक ने की थी। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर है वो प्रोटीन राइबोसोम, राइबोसोम एब्सेंट होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये क्या है, चिकनी होती है, और इसमें राइबोसोम है, राइबोसोम पाया जाता है भी, राइबोसोम है वो इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये खुरदरी होती है। अब इसमें राइबोसोम पाया जाएगा तो ये क्या करेगा भी, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, यानी प्रोटीन निर्माण की क्रिया करती है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन नहीं, ये प्रोटीन यानी इसमें राइबोसोम नहीं होता, तो ये लिपिड का संश्लेषण करती है भी, लिपिड का संश्लेषण करती है भी, ठीक है। ये थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखना। और वैसे कोशिका के अंदर है वो अंतःपर्दवी जालिका है वो क्या करती है, कोशिका के अंदर है वो एक प्रकार से परिवहन का ही कार्य करती है भी, ये भी अंतःपर्दवी जालिका परिवहन का ही कार्य करती है। कोई भी जैसे कोशिका के अंदर से कोई चीज बाहर पहुंचानी है या फिर कोशिका के अंदर ही वो अलग अलग स्थानों पे कोई भी चीज पहुंचानी है, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, लिपिड हो गया, ये अन्य जगहों पर पहुंचानी है, तो इसके लिए अंतःपर्दवी जालिका ही कार्य करती है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कौन सा इसमें लवक होता है भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। और वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है भी। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो क्रेबस चक्कर संपन्न होता है भी, क्रेबस चक्कर। अब इसके अंदर देखो भी अभिक्रिया के नाम और उनकी उसके उदाहरण का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल खाता है। अब इसमें साबुनीकरण है, एस्ट्रीकरण है और निर्जलीकरण है। मैं आपको यहां पे नीचे बता देता हूं बारी बारी सब कुछ। इसके अंदर देखो भी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बता देते हैं भी। पहली आती है एस्ट्रीकरण। एस्टर का निर्माण होना ही एस्ट्रीकरण कहलाता है भी। अब एस्टर का निर्माण कब होगा? एस्टर का निर्माण होगा जैसे एल्कोहल है C2H5OH, ये एल्कोहल है। एल्कोहल की अभिक्रिया है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में करवा दी, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक अम्ल के साथ में करवा दी। किसकी प्रेजेंस में? अम्ल की प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में करवा देंगे तो यहां पे क्या बनेगा आपके पास में? एस्टर बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या भी? जब ये थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखना, जब एल्कोहल की प्रक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा दें तो वहां पे आपका एस्टर बनेगा। दूसरा यहां पे साबुनीकरण किसे कहते हैं? ये तो एस्ट्रीकरण हो गया। साबुनीकरण, साबुनीकरण किसे कहा जाता है? साबुन का निर्माण होना ही साबुनीकरण कहलाता है। अब साबुन का निर्माण कब होगा? जब आपके पास में एस्टर है C2H5 और ये एस्टर बन जाएगा CH3, एस्टर बनेगा भैया CH3 COOC2H5, ये आपका एस्टर है। और एस्टर की अभिक्रिया है वो किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहे हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो आपके पास में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH3 और CH3 या फिर डायरेक्ट लिख लो यार इसको, ये हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH यानी एल्कोहल बन गया। और प्लस में आपके पास में बन जाएगा CH3COONA, ये बन गया आपका साबुन। ये क्या बन गया अभी? आपका साबुन बन गया CH3COONA, यानी जिसे अपन बोलते हैं सोडियम एसीटेट बोलते हैं भी, सोडियम एसीटेट, ये आपका क्या बन गया? साबुन बन गया। चीजें समझ में आई। उसके बाद में बात करते हैं अपन निर्जलीकरण का। निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण होता है भी इन दोनों की अभिक्रियाएं, इन दोनों की अपन अभिक्रिया करवा दें और किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवा दें। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का त्याग करना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसकी कौन से उत्प्रेरक के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं? या फिर आप डायरेक्ट लिख दो यहां पे प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवा दी तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा भाई? H2O, जल बन जाएगा। तो ये क्या है? ये आपका निर्जलीकरण है, यानी जल का त्याग हो रहा है। तीनों की तीनों चीजें समझ में आई। अब देखो भी वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? पहला बोला इसने साबुनीकरण। साबुनीकरण अभी इथीन बनाने के लिए अंदर H2SO4 के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया क्या? हमने कहीं पे भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया क्या? H2SO4 जिसे केमिकल ऑफ किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, रसायनों का राजा कहा जाता है, इसका कहीं पे भी यूज किया क्या? कहीं पे भी यूज किया क्या हमने? ये है आपका साबुनीकरण। ये देख लो भी साबुनीकरण है, तो इसमें कहीं पे भी यूज किया क्या? नहीं किया, तो पहला गलत हो गया, पहला आपका गलत हो गया। अब दूसरा देखो भी, इसमें पहला गलत है। दूसरा देखो एस्ट्रीकरण, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये एस्टर भी, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। ये आपका क्या? एथेनॉल है, जिसे शराब बोलते हैं। एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल होता है और इसकी एथेनोइक अम्ल यानी ऐसे नोइक अम्ल को, एथेनोइक अम्ल को अपन एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवा दी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। और ये बोल रहा है एस्ट्री बनेगा, तो ये दूसरा सही है, बिल्कुल सही है।
निर्जलीकरण में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एस्टर की अभिक्रिया, ये बात बिल्कुल गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एस्टर की अभिक्रिया नहीं होती, अभी अपन ने करवाई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ये एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया भी, CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया है। और ये बोलता है बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एस्टर की अभिक्रिया होगी, तभी क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यहाँ पे एस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं CH3COOH, इसे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं भी, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया होगी। तो इसके अंदर ओनली फॉर दूसरा सही है भी, बाकी सारे के सारे गलत हैं। तो केवल केवल यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, केवल बी सही है इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी नर जननांग शिशन किसके स्थानांतरण में सहायता करता है, यानी नर का जनन अंग है शिशन, और ये किसका स्थानांतरण करता है, तो ये शुक्राणु का स्थानांतरण करता है भी, शुक्राणु का स्थानांतरण करता है भी। यहां से यानी नर से शुक्राणु है वो मादा के अंदर जाएंगे, तो ट्रांसफर कौन करेगा, तो मीडियम कौन बनेगा, तो यहां पे मीडियम है वो शिशन बनेगा भी। नर से मादा के अंदर शुक्राणु जाएंगे तो वो किस मीडियम के माध्यम से जाएंगे, माध्यम कौन सा होगा, तो वो शिशन होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है युग्मनज। तो आप जानते हैं भी जाइगोट बोलते हैं जिसको भी, जब अंडाणु प्लस में शुक्राणु दोनों मिल जाए, ठीक है, दोनों मिल जाए, फर्टिलाइजेशन निषेचन हो जाए, तो उसके बाद में जो बनेगा उसे युग्मनज जिसे बोलते हैं जाइगोट बनेगा भी। ठीक है, और जाइगोट बनने के बाद में यूट्रस के अंदर आता है, गर्भाशय के अंदर आता है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो तारों के टिमटिमाना है वो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है भी। अपवर्तन का मतलब समझते हो क्या, अपवर्तन का मतलब हो गया भी हमारे वायुमंडल के अंदर है वो बहुत सारी लेयर है, बहुत सारी परत पाई जाती है, और जब हम देखते हैं तो हमारे आंखों से जो देखने वाली किरण है वो इस प्रकार से जाएगी, यानी अलग अलग माध्यम जो परत होती है वो कुछ संघन होगी, कुछ कम संघन होगी, कुछ ज्यादा संघन होगी, तो इसमें है वो इस प्रकार से अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना, अपवर्तन का इस प्रकार से जाएगी, तब हमें तारे है वो क्या है टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है भी। ठीक है, परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है भी टकरा करके वापस आना, कोई किरण है उसका टकरा करके वापस आना ही क्या कहलाता है, ये परावर्तन कहलाता है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यदि किसी दर्पण का आवर्धन, आपको आवर्धन दे रखा है दर्पण का क्या +2.3 है, तो वह किस प्रकार का दर्पण है ये आपको बताना है। देखो भी, अब आवर्धन का मतलब समझना, एक तो आपके पास में आवर्धन प्लस में आ सकता है, एक आपके पास में आवर्धन है वो माइनस में आ सकता है। अगर प्लस में आवर्धन है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना है, तो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। अगर नेगेटिव आवर्धन है तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना है। चीजें समझे क्या, ये आभासी प्रतिबिंब, यहां पे आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। उसके बाद में प्लस माइनस का चक्कर कैंसिल हो गया भी, आभासी होगा उससे अपन क्या बोलते हैं सीधा, आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा है वो उल्टा होता है भी। ये चीजें समझे आप। उसके बाद में अगर आवर्धन आपका 1 है तो आपका मतलब क्या है, आवर्धन 1 है तो इसका मतलब है भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा भी, वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरी बात ये आती है भी जब आवर्धन अगर 1 से छोटा है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। और आवर्धन अगर 1 से ज्यादा है, आवर्धन अगर 1 से ज्यादा है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा भी, वस्तु से बड़ा बनेगा। इतनी चीजें आप समझ में आई।
अब यहां पे देखो भी आवर्धन क्या है, आवर्धन आपका एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। और आपको यह पता होना चाहिए भी आभासी प्रतिबिंब के अंदर, आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा प्रतिबिंब है, तो इसके अंदर क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब के अंदर, आभासी प्रतिबिंब में आपका जो उत्तल है, एक तो आपका उत्तल दर्पण, दर्पण की बात चल रही है तो उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं, और एक आपका अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण के अंदर है वो दोनों ही कंडीशन, यानी उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होती है, और दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, आभासी, और दोनों ही कंडीशन में आभासी बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा भी, दोनों ही कंडीशन में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब सर जी ये तो बड़ा बन रहा है भी, एक से बड़ा प्रतिबिंब है तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर टोटल 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन में एक कंडीशन आपके आते, एक कंडीशन यानी टोटल 6 कंडीशन, उसमें से एक कंडीशन होती है, और उस एक कंडीशन में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा भी, कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव का मतलब हो गया भी आपका पैरामीशियम। अब पक्षमाभ का मतलब समझो, पक्षमाभ क्या होता है, पक्षमाभ होता है भी इस प्रकार से, ये मान लो भी ये पैरामीशियम है, ठीक है, इस पैरामीशियम के ऊपर है वे इस प्रकार से क्या होगा भी एक प्रकार से बाल जैसी संरचनाएं मिलेगी भी, बाल नहीं होते क्या, बाल जैसी संरचनाएं मिलेगी इस प्रकार से, और ये क्या है एक प्रकार से गति करेगी भी, ये बाल जैसी जो संरचनाएं है ना वो अपने आप में एक प्रकार से गति उत्पन्न करेगी, जिस गति के कारण है भी, ये मान लो भी इसका मुख यहां पे है भी, भोजन अंदर जाने का जो मुख है वो यहां पे है, और कोई भोजन इसका यहां पे है, तो इस भोजन को ये पक्षमाभ के द्वारा है वो कहां तक ले जा सकता है, तो पक्षमाभ की गति के द्वारा है वो मुख द्वार तक ले जा सकता है, जिसके कारण वो भोजन है वो अपने अंदर ग्रहण कर ले। तो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के ऊपर है वो पक्षमाभ पाए जाते हैं भी, बाल जैसी संरचनाएं होती है पक्षमाभ, बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिसके कारण है वो अपने भोजन को, अपने शिकार को क्या है अपने मुख द्वार तक ले जा पाता है, ठीक है। अमीबा है ना, अमीबा, इसके ऊपर ये भी एक कोशिकीय जीव है लेकिन इसके ऊपर पक्षमाभ नहीं पाए जाते, जैसे अमीबा है वो ये अमीबा हो गया अभी, ये अमीबा है। अब अमीबा में अगर भोजन यहां पे आ गया ना तो ये इस जगह से भोजन ग्रहण कर लेगा, अगर भोजन यहां पे है तो ये इस जगह से भोजन ग्रहण कर लेगा, और ये यहां पे है तो ये यहां से भी भोजन ग्रहण कर लेगा भी। किलनी है और जोंक है, ये क्या होते हैं, तो ये आपके किलनी और जोंक है, ये क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं भी। एक आपका अमरबेल, अमरबेल परजीवी का मतलब क्या होता है, दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं, ये परजीवी, ये परजीवी होते हैं, ये दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं, जिस प्रकार से जोंक है, किलनी है, आपने देखा होगा भी, एक प्रकार से देसी भाषा में चिंचड़ बोल सकते हैं भी, जो पशुओं के लगे, जानवरों के लगा रहता है भी और खून सोचता है, तो वो क्या है, वो दूसरे के ऊपर आधारित है, जिसे इसे क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं भी। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, कोई चालक है उसका प्रतिरोध है ना वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी प्रतिरोध है वो ताप पे निर्भर नहीं करता ये बोल रहा है, लेकिन प्रतिरोध ताप के ऊपर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता है ना, बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसे रो के द्वारा डिनोट किया जाता है, इसके ऊपर ताप, इसके ऊपर भी ताप का यहां पे प्रभाव पड़ता है। ये 2 कारकों पर निर्भर करती है, एक तो तापमान के ऊपर निर्भर करती है और दूसरा है वो प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ कौन से जो कोई भी एलिमेंट है, पदार्थ की प्रकृति कौन से किस से बना हुआ है, कोई भी पदार्थ है वो किस से बना हुआ है, तो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा और तापमान के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहां पे
प्रतिरोध की बात करूं तो प्रतिरोध है वो तापमान के ऊपर निर्भर करता है भी, अगर तापमान ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। किसी प्रतिरोध का वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक होगी, तो ये बात सही है। आपको पता है भी V समानुपाती I होता है, भी V समानुपाती I होता है ओम के नियम से, यानी जितना आप I को बढ़ाओगे या फिर धारा को बढ़ाओगे उतना ही आपका ये प्रतिरोध बढ़ेगा। सॉरी, जितना आप धारा को बढ़ाओगे या फिर जितनी वोल्टता को बढ़ाओगे उतनी ही आपकी I हो जाएगी, उतनी ही आपकी धारा बढ़ेगी भी। तो यहां पे प्रतिरोध पर, किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितनी अधिक होगी, सॉरी, किसी प्रतिरोध के ऊपर, किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी अधिक होगी। सही है, भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रतिरोध है उसके ऊपर, प्रतिरोधक का मतलब हो गया भी कोई अप्लायंस, यानी कोई आप बल्ब मान सकते हो, यहां पे बल्ब है और उस बल्ब के ऊपर जितनी ज्यादा वोल्टेज करोगे उसमें धारा उतनी ज्यादा होगी। ये ओम के नियम से भी, ये ओम के नियम से बिल्कुल सही बात है। प्रतिरोध का असाई मात्रा का वो ओम होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सही नहीं है वो आपको बताना था, पहला सही नहीं है इसके अंदर, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का जो असाई मात्रक होता है ना वो आपका ओम मीटर होता है, भी ओम मीटर होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है। सह से संतृप्त और सह से सिंगल, इस प्रकार से मैंने बना रखा है। सह से संतृप्त होता है और सह से सिंगल होता है। तो यहां पे संतृप्त कार्बन यौगिक के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंध पाया जाता है, और कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंध पाया जाता है तो वो कौन होता है, एल्केन होता है। भी एल्केन होता है, जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओकनॉन, डेक, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पे इसका पहला जो सदस्य होता है CH4 जिसे मेथेन बोलते हैं, दूसरा सदस्य C2H6 होता है, तीसरा C3H8 होता है। इस प्रकार से चलता है ये मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, और एल्काइन और एल्कीन ये आपके किस में आते हैं, तो ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। और इसके अंदर है वो आपका क्या होता है, C2 फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो एल्केन का पहले पढ़ लेते हैं। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में माइनस में 2, और उसके बाद में एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n और प्लस में 2। अब n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है भी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, तो इसके अंदर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भी, ये आपका एल्केन हो जाएगा भी। संतृप्त कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है, सह से संतृप्त, सह से सिंगल, तो एल्केन हो गया। और डबल और ट्रिपल, यानी आपको पता है भी एल्किन के अंदर है वो कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धनीय कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज्यादा जो आघातवर्धनीय धातु है वो कौन सी है, सोना है। भी सबसे ज्यादा कौन है, सोना है। उसके बाद में धातुओं को खींचकर पतले तार बनाया जाता है, इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं, और सबसे ज्यादा जो गुण पाया जाता है ये सोने के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। भी धातुएं होती है ना वो उष्मा की सुचालक होती है। तो एक तो होता है कुचालक और एक होता है आपका सुचालक, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल सही बात है। और धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, जिसे तन्यता बोलते हैं। और कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, जिसे आघातवर्धनीयता का गुण कहते हैं। सबसे ज्यादा ये सोने के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठक बंटे होते हैं। प्रकोष्ठ का मतलब यही है। भी उभयचर का अगर मैं बात करूं, उभयचर के अंदर मेंढक आता है, मेंढक उभयचर। ठीक है, और मेंढक के अंदर है वो 3 ही कोष्ठक होते हैं। भी यानी 2 तो आलिंद होते हैं, आलिंद, इसमें कितने होते हैं भी, 2 आलिंद होते हैं। भी ठीक है, और एक नील्य होता है।
तो इसमें जो रक्त का परिसंचरण होता है उभयचरों में, वो आपका अपूर्ण दोहरा होता है भी, अपूर्ण दोहरा, अपूर्ण दोहरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं मछली के अंदर, मछली के अंदर है वो हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2, यानी इसमें एक तो आलिंद, एक ही आने का और एक ही जाने का, इसमें एक नील्य हो जाएगा। तो एक आने का होता है, एक जाने का भाग होता है, तो वो आपका आलिंद और नील्य हो जाएगा। उसके बाद में इसमें जो अगर मैं बात करूं रक्त परिसंचरण की, तो इकहरा होता है भी, इकहरा होता है, यानी एक ही आने का और एक ही जाने का भाग होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मनुष्य की है, पक्षी है, मनुष्य और पक्षी। अब इसके अंदर है वो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं भी, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना, 2 आने के होते हैं और 2 जाने के होते हैं। इसीलिए जो कशेरुक है और जो मनुष्य है, पक्षी है, उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर है वो 4 कोष्ठक होते हैं भी, 4 कोष्ठक होते हैं। और इसमें जो रक्त का परिसंचरण होगा वो पूर्ण दोहरा या फिर बोल सकते हैं दोहरा परिसंचरण होगा भी, इसमें दोहरा परिसंचरण होगा। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? दृश्य प्रकाश आपने नाम सुना होगा, VIBGYOR, जिसे अपन बोलते हैं विबग्योर बोलते हैं। अब ये आपका बायां भाग हो जाएगा और ये आपका दायां भाग हो जाएगा। प्रत्येक चीज समझना। अब बाएं से दाईं ओर जाएंगे, बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो आपका जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और दाएं से बाईं ओर जाएंगे या फिर बाईं ओर जो रंग है उसका तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगा? कम होगा। उसके बाद में यहां पे इसका विचलन है, विचलन प्रकीर्णन, विचलन हो गया, प्रकीर्णन हो गया। और उसके बाद में अपवर्तनाक, अपवर्तनाक हो गया। ठीक है, तो विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनाक ये क्या हो गए? इसके कम होंगे भी, ये इसके क्या होंगे? कम होंगे। उसके बाद में यहां पे तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है, तरंग दैर्ध्य कम है। तो इनमें, इन रंगों में क्या है? विचलन भी ज्यादा होगा, प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा, वर्ण विक्षेपण भी ज्यादा होगा, अपवर्तनाक भी ज्यादा होगा। तो इसने पूछा है भी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, यानी ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो विचलन कम हो जाएगा, प्रकीर्णन कम हो जाएगा, अपवर्तनाक कम हो जाएगा। तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इसने अधिक प्रकीर्णन का पूछा है, सबसे अधिक प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन तो यहाँ पे वोयलेट में होना चाहिए, फिर इंडिगो में और फिर ब्लू में। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला, यानी नीला है वो इसके अंदर है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, वोयलेट और इंडिगो तो आपको दे नहीं रखा, यहाँ पे ब्लू दे रखा है, ब्लू नीला, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? कम है, और तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसमें क्या है? प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक मिलेगा आपको। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया था? कथन ये है भी सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसके बारे में किसने बताया था? तो ये रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था भी, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था, यानी ये एक प्रकार से कोशिका सिद्धांत है भी। इसमें बोला गया था भी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी इससे पहले रुडोल्फ विर्चोव से पहले है वो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान ने दिया था भी, स्लाइडेन व श्वान, इन 2 भाई साहब ने बताया था, कोशिका सिद्धांत दिया था 1838-39 के अंदर। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत है वो कुछ दिन ही चल पाया, उसके बाद में नहीं चला। कारण क्या था भी? स्लाइडेन और श्वान भाई साहब है वो ये बता नहीं पाए भी नई कोशिका जो बनती है वो कैसे बनती है, ये नहीं बता पाए, जिसके कारण है वो इनका जो कोशिका सिद्धांत है वो खारिज हो गया। फिर रुडोल्फ विर्चोव भाई साहब ने 1855 के अंदर है वो खोज की कोशिका विभाजन की, कोशिका सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की खोज की।
और उसके बाद में लगभग बात आती है 1858 की। 1858 के करीबन है वो रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत दिया था भी, ठीक है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था और इन्होंने बताया भी सभी कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन आप जानते ही हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर है वो केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर है वो खोज की थी सेल की, कोशिका की खोज की थी और ये एक मर्द सेल थी भी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ये ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है और वो क्या होती है, बड़ी भी होती है, भोजन का भंडार भी संचित होता है और वो बड़ी भी होती है और उसका नाम है मादा युग्मक। मादा युग्मक है, ये क्या है, बड़ी कोशिका है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है, भोजन का भंडार भी होता है और यहां पे नर युग्मक है, ये क्या है, छोटी कोशिका है, ये छोटी कोशिका है, छोटी कोशिका। और छोटी कोशिका होने के कारण ये क्या है, एक प्रकार से गतिशील कोशिका है, गतिशील। सबसे ज्यादा जो गतिशील कोशिका है वो कौन सी है, शुक्राणु है और शुक्राणु को अपन क्या बोल सकते हैं, नर युग्मक बोल सकते हैं भी, ठीक है। और दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा और निषेचन होगा तो एक जाइगोट बन जाएगा भी, ठीक है। तो गतिशील कौन सी होती है, तो नर युग्मक गतिशील होती है, मादा युग्मक है वो बड़ी होती है और ये गतिशील नहीं होती, एक प्रकार से कम गतिशील होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, भोजन का भंडार संचित होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कथन पहला देखो, पहला कथन है इसमें भी एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी विद्युत धारावाही कुंडली का मतलब है भी एक आपके पास में कुंडली है और कुंडली के अंदर जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। विद्युत धारावाही कुंडली के अंदर जब आप विद्युत धारावाही कुंडली है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है, बिल्कुल सही बात है। आगे इसने बोला भी एक विद्युत धारावाही चालक एक विद्युत धारावाही प्रणाली का एक छड़ की तरह व्यवहार करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है भी। छड़ चुंबक होती है ना वो इस प्रकार से होती है भी, छड़ चुंबक, जिसमें इसका ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया भी, ठीक है। तो यहां पे छड़ चुंबक के अंदर क्या होता है, छड़ चुंबक के अंदर छड़ चुंबक में यानी अंदर तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल होता है, लेकिन छड़ चुंबक के बाहर की अगर मैं बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक प्रकार से नगण्य मान सकते हैं या फिर बहुत कम होता है भी। उसी प्रकार से आपकी सोलेनोइड होती है भी, एक परिनालिका होती है। परिनालिका में क्या होता है भी, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जब प्रणालिका के अंदर धारा प्रवाहित की होती है तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर, प्रणालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान होता है भी, ठीक है। लेकिन बाहर है वो अपन नगण्य मानेंगे या फिर शून्य मानेंगे या फिर बहुत कम मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्या है, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है भी यहाँ पे। तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे देखो भी मेरु रज्जु किस ऊतक से बनी होती है। मेरु रज्जु है वो मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है भी, मेरु तंत्रिका निकलती है, ठीक है। मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है और मस्तिष्क से क्या निकलता है, मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिका, और दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती है, दोनों मिलकर के प्रीधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। प्रीधीय तंत्रिका तंत्र, संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशीय ऊतक है। पेशीय ऊतक है ना जिसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ये गति के लिए सहायक है भी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये गति के लिए सहायक है। कौन सा ऊतक गति के लिए सहायक है, तो वो आपका पेशीय ऊतक हो जाएगा भी। या फिर किस ऊतक के कारण गति होती है, तो वो पेशीय ऊतक के कारण गति होती है भी। उपकला टिश्यूज जिसे मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। और उसके बाद में संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के अंदर तो आपका रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक। अभी ठोस की अगर मैं बात करूं तो अस्थि,
ठोस की अगर मैं बात करूं तो अस्थि है वो क्या है, संयोजी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अस्थि है, उपकला उपास्थि है, ठीक है, वसाम्य उत्तक है, तो वो आपके संयोजी उत्तक में ही आ जाएंगे। उपकला उत्तक जिसे अपन एक प्रकार से बोल सकते हैं भी, इसे एपिथेलियम उत्तक भी बोल सकते हैं भी। उपकला उत्तक है, इसे एपिथेलियम उत्तक बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं भी आपके। एक हो गया सत्रित, पहला हो गया सल्की उत्तक, दूसरा हो जाएगा घनाकार एपिथेलियम उत्तक या फिर उपकला उत्तक, और उसके बाद में तीसरा हो जाएगा आपका सत्रित सल्की उत्तक, और चौथा इसके अंदर आपका है वो एक प्रकार से बोल सकते हैं कशेरुक नहीं, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक बोलते हैं उसको। ठीक है, स्तंभाकार उपकला उत्तक बोल दो या फिर एपिथेलियम उत्तक बोल दो। तो यहां पे मेरुरज्जु किससे बना होता है, तो मेरुरज्जु है वो आपका तंत्रिका उत्तक से बनी होती है भी, तंत्रिका उत्तक से बनी होती है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। और तंत्रिका उत्तक है ये एक प्रकार से सबसे लंबी कोशिका है भी। तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं जिसको, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी, सबसे तंत्रिका तंत्र है वो लगभग 1 मीटर, लगभग 1 मीटर सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी तंत्रिका तंत्र है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है। संपीड़ित का मतलब होता है भी जिस प्रकार से उसको प्रेशर से दबा करके, प्रेशर से दबाना संपीड़ित होता है भी। जैसे ठोस है, ठोस को अगर अपन प्रेशर से दबाएंगे तो क्या होगा भी, ठोस को अपन बहुत ही कम दबा पाएंगे भी, तो बहुत ही कम दबा पाएंगे क्योंकि वो सॉलिड अवस्था में है तो वो दबेगा नहीं। ठीक है, प्रेशर एक प्रकार से दाबना ही होता है भी, एक प्रकार से दाब बनाना ही होता है। तो ठोस के अंदर है वो ठोस कम दबेगा। उसके बाद में द्रव है वो गैस के अकॉर्डिंग कम यहाँ पे संपीड़ित होगा। गैसीय अवस्था है ना, गैसीय अवस्था आपकी, गैसीय अवस्था है वो सबसे ज्यादा संपीड़ित अवस्था है। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर जैसे गैस आपने एलपीजी मान लो, एलपीजी है, और जो अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर जो आपकी गैस से भरी होती है, उस गैसों को उच्च दाब और कम तापमान के ऊपर है वो भरा जाता है। उच्च दाब और कम तापमान पर उसको संपीड़ित किया जाता है ताकि छोटे से बर्तन के अंदर है वो ज्यादा मात्रा में गैस डाली जाए, वो होता है आपका संपीड़ित। तो यहाँ पे गैस की अवस्था में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको संपीड़ितता। आगे देखो भी, प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। अब इसको प्लाज्मा झिल्ली बोल दो या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दो या फिर कोशिका झिल्ली बोल दो, कोशिका झिल्ली, बात एक ही है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, तो ये आपकी लिपिड और प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। केवल सेलुलोज से आपकी सेल वॉल कोशिका भित्ति बनी होती है भी। कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है जो कि मर्त होती है भी। और कोशिका झिल्ली है ये आपकी प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है भी। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में समजातीय यौगिक नहीं है। समजातीय का मतलब होता है समान जाति के होने चाहिए भी, समान जाति का होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने OH सभी में क्या है, OH है, OH है, OH है, OH का मतलब क्या आता है भी, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप है वो इसमें जुड़ा हुआ है प्रकार्यात्मक समूह के रूप में। तो यहाँ पे ये क्या है, C3H7, ये आपका जिस प्रकार से प्रोपेन है C3H8 प्रोपेन बनता है भी, C3H8 प्रोपेन बनता है। यहां से हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया हमने। कोई भी प्रकार्यात्मक समूह जब जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। तो यहां पे ये आपका क्या है, C3H8। अब इससे एक हाइड्रोजन को हमने विस्थापित कर दिया तो C3H7 और ये बन गया OH, और प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दिया OL, तो ये बन गया एल्कोहल बन गया। उसके बाद में ये आपके पास में क्या होता है, ये आपके पास में मेथेन होता है, CH4 मेथेन, और यहां से एक हाइड्रोजन विस्थापित किया तो ये बन गया आपके पास में CH3OH, ये आपका क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया, जो कि एक जहरीली शराब है भी। उसके बाद में ये देखो, ये आपके पास में बन गया C2H6 होता है भी, C2H6 जिसे अपन क्या बोलते हैं, ये एथेन बोलते हैं।
और एथेन से एक हाइड्रोजन हमने विस्थापित कर दिया तो C2H5 C2 ये बन जाएगा आपके पास में, एक हाइड्रोजन यहां से विस्थापित करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5OH। ये आपकी क्या बन जाएगी, ये शराब बनेगी भी, ये शराब है और ये जहरीली शराब है भी। उसके बाद में ये क्या होता है C6H5OH। तो यहां पे कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 6 कार्बन है, तो ये इस हिसाब से आपके पास होना चाहिए 14, C6H14 होना चाहिए भी, ठीक है। तो अब इसमें एल्कोहल ग्रुप जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एक विस्थापित कर दो तो C6H13OH ये बन जाएगा। लेकिन यहां पे आपके पास में बना हुआ क्या है, ये बना हुआ है, तो इसका मतलब 4 नंबर जो ऑप्शन है ना वो गलत है, वो समझाती है यौगिक नहीं है भी, समान जाति का यौगिक नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला भी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान क्या है, G का मान क्या है, बड़े वाला जो G है ना उसका मान पूछ रहा है। उसका मान होता है 6.673 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा अभी, -11, और इसे अपन बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है भी ये भाग में है, यानी प्रति लगा हुआ है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें अब ये क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसने पूछा है भी राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक त्वरण उत्पन्न होता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करने पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको वेग या फिर चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो चाल कैसे ज्ञात करेंगे सर जी, चाल ज्ञात करेंगे भी अपनी न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण से। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर होता है u प्लस में 80, u प्लस में 80। v यहाँ पे क्या है, अंतिम वेग है, u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, और प्लस में 80, a यहाँ पे त्वरण है और t यहाँ पे समय है। देखो अब साइकिल जा रही है और उसको ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है तो एक अंतिम वेग उसका कितना होगा, 0 हो जाएगा। भी लास्ट क्षणों के अंदर है वो रुक जाएगी साइकिल, ब्रेक लगा रहा है तो रुकेगी, तो अंतिम इसका जो वेग है वो क्या है, 0 है। बराबर में u आपको ज्ञात करना, पता नहीं प्रारंभिक वेग कितना है, और यहां पे प्लस, और अब देखो भी गति इस साइड में है, गति साइकिल की इस साइड में, ब्रेक लगा रहा है तो त्वरण है वो उसके विपरीत लगेगा भी त्वरण है वो ब्रेक लगा रहे हो आप, तो ब्रेक लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है भी आप साइकिल को रोक रहे हो, साइकिल को रोक रहे हो तो वो गति के विपरीत त्वरण है। गति के विपरीत जब त्वरण लगता है तो वहां पे त्वरण है वो अपन नेगेटिव लेते हैं भी, तो यहां पे आपके पास में -2 आ जाएगा, और आपके पास में t समय कितना है, 10 सेकेंड है, तो ये लो 10 आ गया। तो यहां पे u बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई। यानी आपके पास में जो चाल आई है उस साइकिल की वो 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब गति का द्वितीय नियम लगा दो, ये क्या बोलता है, s बराबर होता है ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर ये होता है। तो यहां पे आपके पास में s बराबर क्या हो जाएगा, u कितना आपके पास में 20 है, इंटू और t कितना आपके पास में 10 सेकंड है, प्लस में यहां पे 1/2 और a आप क्या लोगे, -2 लोगे, यानी a त्वरण है, त्वरण यहां पे गति के विपरीत दिशा में लग रहा है तो त्वरण नेगेटिव होगा भी, और उसके बाद में t स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर, t यानी 10 सेकंड है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 20 2 200 हो गया, ये 200 हो गया, और यहाँ पे -100 लगा हुआ है, तो ये आपके पास से -100, तो बराबर में 100 मीटर है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है।
अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, दीज वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू एरर इन, यानी जो समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है, ये विविधताएं निम्न त्रुटियों के कारण होती है। अब देखो भी, जैसे एक पुरुष है, एक पुरुष और ये महिला है, दोनों ने मिलकर के एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा। अब ये जो बच्चा है ना, ये न तो प्रॉपरली अपनी माँ के जैसा है और न ही प्रॉपरली अपने पुरुष के जैसा है, कुछ न कुछ है, वो इसमें वेरिएशन है, थोड़ा सा बदलाव है। अब ये पूछ रहा है भी कोई भी स्पीसीज है, कोई भी जाति हो, अब जाति का जब यहां पे सर्वाइवल यानी वेरिएशन, या फिर जाति का एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी समय के साथ अस्तित्व, भी समय के साथ अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए उसमें वेरिएशन यानी विभिन्नताएं उपयोगी है। अब ये जो विभिन्नताएं आती है वो किस लिए आती है, भी जैसे डायनासोर्स थे पहले, बहुत पहले की बात है, अब तो आप फिल्मों में देखते हो, वैसे तो आपने देखा नहीं डायनासोर, सुना ही है, फिल्मों में देख लिया। डायनासोर्स है वो अब क्यों नहीं रहे, अब वो जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें वेरिएशन है ना वो नहीं आई, भी विभिन्नता एक प्रकार से बोल सकते हैं भी उसमें समय के साथ में वेरिएशन नहीं आया, भी अपने आप में थोड़ा थोड़ा बदलाव नहीं किया उसने, तो समय के साथ उन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया, जिसके कारण उनकी प्रजाति है वो नष्ट होगी। अब कोई कैंडिडेट है, कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर हो, कोई भी जाति है, स्पीसीज है, अब वो अपने आप को समय के साथ अपने स्पीसीज को एक प्रकार से बनाए रखना चाहती है, तो उसमें वेरिएशन जरूरी है, यानी समय के साथ अपने आप को बदलना जरूरी है। अब पुरुष के अंदर जो वेरिएशन, पुरुष और महिला या फिर कोई भी जानवर हो, उसमें वेरिएशन कब आएंगे, जब उनकी जो डीएनए कॉपी है ना, डीएनए की जो नकल है उसके अंदर एरर आ जाए, डीएनए कॉपी है, डीएनए की जो नकल है उसके अंदर अगर एरर आ जाए, त्रुटि आ जाए, तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो यहां पे एक पुरुष और एक महिला ने मिलकर के एक बच्चे का जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। अभी ये जो बच्चा है ना, ये न तो अपने पिता जैसा है और न ही प्रॉपरली अपनी माता जैसा है, तो इसके अंदर जो वेरिएशन आया वो वेरिएशन किसके कारण आया, बदलाव किसके कारण आया, डीएनए की त्रुटि के कारण आया, ठीक है। और यह अपने आप को अस्तित्व, अपने आप का अस्तित्व कायम रखने के लिए टाइम के हिसाब से डीएनए एरर है वो जरूरी होता है, भी विभिन्नता जरूरी होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां से आता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रीट लगाने की बोलूंगा, अगर मेरे हिसाब से इसका आंसर नहीं आया तो। फेफड़े से ऑक्सीजन, दोबारा से देखना, फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर क्या होता है, भी कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है और ऑक्सीजन आती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां से आता है। अब ये मान लो भी फेफड़े अपने पास में और ये हमारा हृदय है। अब हृदय के 4 भाग हैं, ठीक है। ऊपर वाला आलिंद होता है, नीचे वाला नील्या होता है। ये बायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है और ये आपका बायां नील्य है। आपको मैंने बताया था भी फेफड़ों से शुद्ध रक्त है वो कौन लेके आती है, वो शीरा लेके आती है, फुफ्फुसीय शीरा। फुफ्फुसीय शीरा है वो फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाने का, फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाने का शुद्ध रक्त का कार्य कौन करती है, वो फुफ्फुसीय शीरा, फुफ्फुसीय शीराएं काम करती है। और यहां से आपका जो दायां नील्य है, दाएं नील्य से अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो वो आपकी फुफ्फुसीय धमनी करती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। अब ये बोल रहा है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां से आता है, तो हृदय में कहां से आता है भी, ये हृदय है, हृदय में फुफ्फुसीय शिरा से आएगा भी।
फुफ्फुसीय शिरा से आएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पे बायां अलिंद दे रखा है इसने, बायां अलिंद आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बायां अलिंद है वो एक हृदय का ही भाग है भी, और ये बोल रहा है भी रुधिर में, जो रुधिर है वो हृदय में कहां से आता है, तो बायां अलिंद तो आपका हृदय ही है। बायां अलिंद है, जो दायां अलिंद है और बायां नील्य है, दायां नील्य है, ये हृदय के भाग है 4, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, बायां अलिंद नहीं हो सकता इसके अंदर। इसके अंदर फुफ्फुसीय शिरा से आएगा भी, फेफड़ों से पूछ रहा है ये, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है वो हृदय में कहां पे आता है, तो वो फुफ्फुसीय शिरा से आता है भी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर ये बढ़िया क्वेश्चन है, वो ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया ये। अब इसमें बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है, वोल्टता को कौन सा विकल्प दर्शाता है भी, वोल्टता W बराबर क्या होता है आपके पास में, W बराबर होता है VQ, W बराबर क्या होता है, VQ होता है, V यानी वोल्टता और Q कुलाम। अब V बराबर क्या हो जाएगा फिर, V बराबर पूछा है यानी वोल्टता, V बराबर पूछा है, V बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q, V बराबर हो जाएगा W बटा Q। W होता है यहाँ पे कार्य, एक प्रकार से बोल सकते हैं, W क्या है, कार्य हो गया, Q कुलाम हो गया, और V यहाँ पे विभवांतर हो गया। अब दूसरा एक फॉर्मूला ये भी होता है भी, Q बराबर होता है IT, IT ये कुलाम की परिभाषा होगी, Q बराबर IT यानी समय और एम्पियर, यानी एम्पियर विद्युत धारा इनटू आपके पास में आ जाएगा समय। अब ये मान है, ये जो मान है Q बराबर IT होता है, ये आप इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, तो V बराबर में आपके पास में आ जाएगा W बटा IT, W बराबर IT ये आपके पास में वोल्टता को दर्शाएगा। W तो किया गया कार्य हो जाएगा, I यहाँ पे विद्युत धारा हो जाएगी और T समय हो जाएगा भी, तो ये आपका किया गया कार्य विद्युत धारा और T समय, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। श्वसन से संबंधित आपको बताना है, तो खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। खमीर किण्वन की जो क्रिया होती है ना, उसमें क्या बनता है, पायरुवेट है ना, वो एथेनॉल में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इट्स ओके। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ये, ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर है वो पायरुवेट एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बात है वो बिल्कुल सही है। अगला देखो भी, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है, बिल्कुल गलत बात है ये। यानी पायरुवेट का जो विखंडन होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और वो ऑक्सीजन का उपयोग करके, ये तो सही है इसमें, लेकिन पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में नहीं होता भी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है, और उस प्रक्रिया को अपन क्रेब्बस चक्कर बोलते हैं भी, क्रेब्बस चक्कर, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी बात सही है। मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, पायरुवेट होता है ना, ये लैक्टिक अम्ल के अंदर है वो परिवर्तित हो जाता है भी, ये आपका ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है भी, ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर होता है, और किसमें, लैक्टिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें थकान होती है, दर्द उत्पन्न होता है भी। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है भी, इसमें पहला और तीसरा सही है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी का उपयोग से परमाणु की संरचना के बारे में निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था, स्वर्णपत्री प्रयोग किया था, वो 1911 के अंदर किया था भी। रदरफोर्ड भाई साहब से पहले कौन थे भी, 1904 के अंदर है वो थॉमसन थे भी। थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था, जिसे अपन तरबूज मॉडल भी बोलते हैं भी, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी या फिर स्वर्णपत्री प्रयोग किया था, उसकी परमाणु संरचना के बारे में आपको निष्कर्ष निकालना है। तो देखो भी, परमाणुओं में धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बताया भी परमाणु का जो धनावेशित भाग है वो आपका क्या है, नाभिक है, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, धनावेशित भाग है, और ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये रदरफोर्ड ने बताया था, बिल्कुल सही बात है।
परमाणु अविभाज्य है और ठोस गोला है, तो ये नहीं, ये डाल्टन ने बोला था। परमाणु एक यादृच्छिक व्यवस्था में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, नहीं। और परमाणु में एक धनात्मक आवेश के पूरे आयतन में फैला हुआ है, ये भी नहीं है। तो ये सही, परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित है वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उन्होंने जब स्वर्ण प्रयोग किया था तो उसमें जो अल्फा कण की जो गति करवाई थी, तो जो मिड पॉइंट पे अल्फा कण गया था, एक बीचों बीच अल्फा कण गया था, तो वो वापस है, वो उसी दिशा में वापस आ गया था भी। तब उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने भी, बहुत कम मात्रा के अंदर है वो, इसके अंदर है वो धनात्मक आवेश है और वो भी एकदम मिड पॉइंट में है, बीच के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प चुन करके दिए गए को पूरा करना है। समभारिक की परमाणु संख्या अलग अलग होती है। समभारिक का मतलब समझते हो क्या, नाम से पता लग रहा है, सम मानी समान, समभारिक। समभारिक का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है, समान, और भारिक का मतलब हो गया भार, यानी जिसका भार समान हो वो आपका समभारिक कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, तो यहां पे समभारिक का मतलब होता है समान भार का, भार यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक अपने आप में भार है। तो परमाणु द्रव्यमान समान होने पर, यानी जैसे आर्गन की और कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, तो दोनों, ये आर्गन 18 पे आता है, कैल्शियम आपका 20 पे आता है, और दोनों का जो एक प्रकार से दोनों का भार है, या फिर ये बोल सकते हैं भी दोनों का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 40 है भी, कैल्शियम का भी 40 है और यहाँ पे आर्गन का भी 40 है, ये दोनों समान है, यानी समभारिक है आर्गन और कैल्शियम। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मात्रक कौन से हैं। तो यहां पे कार्य की मात्रा मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, जूल का। कार्य की मात्रा मापने के लिए जूल का यूज करते हैं। किलोग्राम है वो द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। मीटर है वो लंबाई हो जाएगी भी, यानी लंबाई का मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। और न्यूटन है वो एक प्रकार से बल का बोल सकते हैं, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में देखो भी, ब्यूटेनल में मौजूद प्रकार्यात्मक समूह के बारे में आपको बताना है। ये होता है ब्यूटेन, क्या होता है भाई, ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, कार्बन कितने होते हैं, 4, C4H10, ये आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला है। और ब्यूटेन के अंदर है वो एक यहां से प्रकार्यात्मक समूह को हटाया, और हटा करके ये आपके एक इसमें से हाइड्रोजन को हटाया, और हाइड्रोजन को हटा करके इसने एल्डिहाइड लगा दिया। भी आपको पता है ब्यूटेनल, ये क्या होता है, ब्यूटेनल का मतलब हो गया ब्यूट प्लस में नल, या फिर ब्यूट प्लस में नल नहीं, ब्यूट प्लस में एल, ब्यूट प्लस में एल। ठीक है, ब्यूट प्लस में एल, और एल है वो किसका प्रकार्यात्मक समूह है, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड यानी CHO। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है। कीटोन होता है आपका ओन, कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है। और ये आपके पास में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है। एल्कोहल का आपका ओल होता है, ओल, एल्कोहल का ओल होता है जो कि OH होता है भी। और एल्किन का आपके पास में क्या होता है भी, एल्किन का तो ये डबल बॉन्ड ही होता है भी, और कुछ नहीं होता है इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ब्यूटेनल में प्रकार्यात्मक समूह कौन सा जोड़ा गया है, तो ब्यूटेनल में एल्डिहाइड जोड़ा गया है। एल्डिहाइड में आता है एल, एल्डिहाइड का पुरोलगन क्या होता है, एल होता है। और एल से एल्डिहाइड जिसे CHO
के रूप में डिनोट किया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण करने के लिए किया जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, नमक के अंदर NaCl, और NaCl में जब अपन जल मिला देते हैं तो क्या बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाता है, ये Cl2 प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भी, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर। और क्लोर क्षार प्रक्रिया है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर 33 नंबर पेज पर दे रखी है 10th क्लास की। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl नेगेटिव, Cl2 और H2 हाइड्रोजन। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो सूर्य के चारों ओर है वो चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि सतही क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। अब देखो भी वाष्पीकरण के भी कुछ ना कुछ रूल होते हैं। सतही क्षेत्रफल का मतलब समझते हो क्या आप, जैसे आपने कोई अपना शर्ट को धोया है, शर्ट को धोने के बाद में उस शर्ट को अगर आप एक ही जगह पे इस प्रकार से गंठर के रूप में छोड़ दो तो क्या वो आपकी शर्ट है वो जल्दी सूखेगी। दूसरी बात यह है भी आपने यहाँ पे कौन सा सतही क्षेत्रफल, जैसे आपने एक शर्ट धोया और शर्ट को क्या है इस प्रकार से फैला करके सुखा दिया, फैला करके सुखा दो, सुखाने के बाद में जल्दी कौन सा सूखेगा, तो ये फैलाने, यानी आपने क्या है उसका क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। पहले आपकी जो शर्ट थी वो इतने एरिया में थी और अब आपकी शर्ट है वो इतने एरिया में आ गई। तो इससे मतलब ये हो गया भी आपका जो सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की जो दर है ना वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर हवा में वृद्धि कर दो तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, हवा के अंदर वृद्धि करना, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ये चीजें होती है। आर्द्रता के अंदर कमी करना, आर्द्रता में कमी करोगे तो भी सतही क्षेत्रफल में सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी यदि एक उत्तल दर्पण एक यादृच्छिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे हो सकती है। एक बिंदु साइज का बोला है इसने, बिंदु साइज का है, बात उत्तल दर्पण की हो रही है भी, ये ध्यान में रखना आप। उत्तल दर्पण की हो रही है तो उत्तल दर्पण के अंदर दो ही कंडीशन होती है भी, जब वस्तु अनंत के ऊपर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के ऊपर बनेगा और आभासी बनेगा। दूसरी बात ये आती है जब वस्तु को इसने क्या बोला, बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब है तो वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो यहां पे बिंदु साइज का बन रहा है, बिंदु साइज का बन रहा है तो आपका मतलब हो गया भी दर्पण के पीछे फोकस पर स्थित होगा भी, दर्पण के पीछे फोकस के ऊपर स्थित होगा। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है भी जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे भी मेल रख दिया तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर है वो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा भी, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है दर्पण के पीछे फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया, तो जीवाणु प्रक्रिया करते हैं, जीवाणु बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं भी। ये क्या करते हैं, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जैसे ये मान लो भी सड़े गले सब्जी, ठीक है, सड़ी गली सब्जी है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, उनका जो विघटन होगा, विघटन या फिर टूटना, तो वो कार्य कौन करेगा, जीवाणु करते हैं भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन,
आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से किस तत्वों की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम पता होना चाहिए आपके पास में। के ना कार मांगे, के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। तो यहां पे कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, कॉपर निम्नलिखित में से किस तत्वों की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। पोटेशियम, ये रहा आपका पोटेशियम, और कॉपर आपका यहाँ पे है। सिल्वर ये देखो भी, ये सिल्वर है और ये कॉपर है, ये कॉपर है और ये सिल्वर है। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि एकल फेरे वाली वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B है। यानी एकल फेरे का मतलब होता है भी एक ही फेरा है, एक ही फेरा है और एक फेरे से B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो 10 फेरों वाली वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो एक फेरे से आपके पास में B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पे इसने 10 बनाने के लिए क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। तो इसको भी आप 10 से गुणा कर दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 10B। यानी अब क्या किया इसने, 10 फेरों वाली वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 10B हो जाएगा, 10B है वो हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है। समस्थानिकों का गुण कौन सा है। समस्थानिक होते क्या है, अभी हमने पढ़ा था समबारिक, जिसमें भार समान हो। समस्थानिक का मतलब क्या हुई, इसके आणविक सूत्र समान होते हैं किंतु संरचना व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। संरचना व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है, जिसे आइसोमर यानी समस्थानिक बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है भी, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से अपन बात करें भी, यहाँ पे C4H10 है। अब इसका जो संरचना सूत्र है वो तो C4H10 ही रहेगा, लेकिन क्या है, विसंरचनात्मक व्यवस्था भिन्न भिन्न होनी चाहिए। दिक्कत के अंदर है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, ये बात बोली है। C4H10 यानी C4H10, इससे अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। आणविक सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, यानी इसकी जो संरचना है ना वो 2 है। C4H10 ब्यूटेन की संरचनाएं कितनी है, 2 संरचनाएं हैं, 2 संरचनाएं होती है। इस संरचना को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2, n की पावर 2 माइनस में 1। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। इसके आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन संरचनात्मक व्यवस्था है वो क्या आती है, भिन्न भिन्न होती है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदल रही है, कारण क्या है। कोई तारा है, उसकी स्पष्ट जो कंडीशन है वो बदल रही है, इसका कारण क्या है। तो तारे का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, या फिर वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है, या फिर तारे पृथ्वी की सतह के बहुत समीप होते हैं। यानी तारे की स्थिति थोड़ी बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है, क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतें समान घनत्व वाली होती है, वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है भी। ये बात सही है, क्यों बदलती रहती है, तो वायुमंडल की विभिन्न जो परतें होती है उनका घनत्व है वो अलग अलग होता है भी, इसीलिए ये क्या है भी, कंडीशन हमें बदली हुई दिखाई देती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि है, पेनक्रियाज ग्रंथि। ये क्या है, शिवजी को निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कौन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, वैसे ये प्रोटीन का पाचन करता है भी, और ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है भी। पेनक्रियास यानी अग्नाशय ग्रंथि से
कौन सा हार्मोन निकलता है, ट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है जो कि प्रोटीन का ही पाचन करता है। जठर ग्रंथियां कहां पे होती है, तो ये अमाशय, ये अमाशय के अंदर होती है जठर ग्रंथियां। यकृत से क्या निकलता है, पीत, पीत रस का स्त्राव कौन करता है, यकृत करता है। लार ग्रंथियों से लार निकलती है, ठीक है, लार ग्रंथियों से लार निकलती है जिसका पीएच मान 6.8 होता है, और यहाँ पे पीत रस का जो पीएच मान है वो 7.8 होता है। उसके बाद में अग्नाशय से कौन से एंजाइम का स्त्राव होता है, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम का, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और अमाशय से पेप्सिन, अमाशय से पेप्सिन एंजाइम का, जो कि पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।